हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पहले सी प्रोग्राम के बारे में। पिछले लेक्चर में आपने सीखा कि कैसे अपने लोकल कंप्यूटर में MinGW को इंस्टॉल करेंगे जो GCC कंपाइलर है, और साथ साथ जो टेक्स्ट एडिटर है उसका कैसे हम यूज करेंगे। और हम लोग इंस्टॉल किए थे विजुअल स्टूडियो टेक्स्ट एडिटर। और आज जो हम लोग बेसिकली बात करेंगे आपके पहले सी प्रोग्राम के बारे में, कि जो फर्स्ट सी प्रोग्राम है आपका उसका क्या स्ट्रक्चर है, और जब हम उसको लिखेंगे तो हम समझेंगे कि हर एक लाइन का क्या मतलब है, और जो भी स्टेटमेंट्स उसमें लिख रहे हैं और उसका मीनिंग समझेंगे बेसिकली। और देखेंगे कि जब भी कोई प्रोग्राम हम लिखेंगे सी प्रोग्राम, तो सबसे बेसिक चीज जो है हमको लिखने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए देखते हैं अपना पहला सी प्रोग्राम। तो हम लोग चल जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है। ओके, सो ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें कि विजुअल स्टूडियो टेक्स्ट एडिटर में जो है फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। तो अगर आप नहीं जान रहे हैं अभी, तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू फाइल में जाएंगे, और न्यू फाइल जैसे ही क्लिक करेंगे फाइल नेम आ जाएगा, और वहाँ पे हम फाइल नेम लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से जो भी हम कोड लिखना चाहेंगे उसमें लिख देंगे। सो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि एक मैसेज प्रिंट कर रहा है, हेलो साइबर ओशन एकेडमी। प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है, हेलो साइबर ओशन एकेडमी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसको कैसे रन करवाएंगे। तो कोई भी प्रोग्राम को रन करवाने से पहले उसको हम सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा विजुअल स्टूडियो टेक्स्ट एडिटर है, इसमें प्रोग्राम को रन करवाने के लिए मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक रन बटन जो है वो इनेबल्ड है, क्योंकि कोड रनर एक्सटेंशन हम लोग लास्ट लेक्चर में इंस्टॉल कर चुके थे। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग डायरेक्ट क्लिक करेंगे और हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम लोग शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, Ctrl+Alt+N। ओके, और एक ऑप्शन है कि हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रन कोड का ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोग अपना सी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग रन करते हैं, ताकि जो भी मैसेज हम प्रिंटफ के अंदर दे रहे हैं वो जो है आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हेलो साइबर ओशन एकेडमी। तो यहाँ पे ये रन हो चुका है, ठीक है, और वही मैसेज प्रिंट कर दिया है। तो अब एक तरीका तो ये हुआ कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से रन कर लें। और दूसरा तरीका क्या है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए? ओके, कमांड लाइन का हम लोग कैसे यूज करेंगे प्रोग्राम को रन करने के लिए। आप जो कमांड लाइन का यूज बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी जो है हम लोग टर्मिनल में चूंकि कोड लिख रहे हैं, रन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कमांड लाइन का यूज कर सकते हैं। तो सी कंपाइलर जो है, कौन सा कंपाइलर है? GCC कंपाइलर है। सबसे पहले हम लोग GCC कंपाइलर लिख लेंगे, और उसके बाद फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी जो हमारे प्रोग्राम के फाइल नेम है। सो प्रोग्राम का फाइल क्या नाम है? फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। तो फर्स्ट लिखने के बाद अगर टैब लिखते हैं तो पूरा फाइल का नेम आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। अब इस प्रोग्राम को रन करवाने के लिए, और जैसे ही हम लोग लिखेंगे GCC फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी, तो ये फाइल जो है हमारा जो सोर्स कोड है वो कंपाइल हो जाएगा। ओके, और फिर इसके बाद हम लोग इंटर दबाएंगे। अब क्या है कि जो भी प्रोग्राम लिखे हैं वो कंपाइल हो गया है सक्सेसफुली। अगर इसमें कुछ एरर होता तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे वो एरर मैसेज प्रिंट करता है कि इसमें कोई एरर है। चूंकि इसमें कोई एरर है नहीं, तो इसीलिए यह एरर नहीं देगा। और अब क्या है कि अब जो भी प्रोग्राम हम लोग कंपाइल किए थे, अब इसके बाद जो भी फाइल आएगा, जैसे कि आउटपुट फाइल आएगा .exe फाइल, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? GCC, सॉरी यहाँ नहीं लिखना था, तो हमको लिखना है यहाँ टर्मिनल में। सो GCC, ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे डाइस ओ, ठीक है, फॉर एग्जीक्यूटिव फाइल। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो भी फाइल हम चाहते हैं, वहां पे फाइल नेम हम खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि क्योंकि इसको यूज करेंगे बेसिकली एक .exe फाइल की तरह, तो इसके लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ए लिख दिए। ओके, अब
यहाँ पे जो हमारा पहले फाइल नेम था वो क्या था, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। तो हम लोग फर्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट और इसके बाद हम लोग टैब दे देंगे, तो पूरा जो प्रोग्राम का फाइल नेम है वो आ जाएगा। और जैसे ही हम लोग इंटर दबाएंगे अगेन, चूंकि कंपाइल पहले ही हो चुका है और यहाँ पे बस हम जो एग्जीक्यूटिव फाइल है उसका नाम लिखना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। अब हमको क्या है कि प्रोग्राम को रन करवाने के लिए हर बार इतना बड़ा जो है तो इतना बड़ा लाइन लिखने का आवश्यकता नहीं होगा। तो अब क्या है कि हम लोग डायरेक्ट अगर रन करवाएंगे तो सीधे लिखेंगे डॉट और बैकस्लैश और ए। सो ए जो हमारा एग्जीक्यूटिव फाइल है, तो यह फाइल बेसिकली एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होगा, आउटपुट फाइल है। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करवाएंगे डायरेक्ट लिख देंगे डॉट स्लैश ए, और जैसे इंटर दबाएंगे हमारा प्रोग्राम जो है रन हो गया रहेगा। सो यह बेसिकली एक तरह से आप एक प्रोसेस समझ गए हैं कि किस तरह से प्रोग्राम को रन करेंगे। तो दो तीन तरीका है, एक तो डायरेक्ट बटन पे क्लिक कीजिए और दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग कमांड लाइन से कैसे प्रोग्राम को रन करवाएंगे। और सेम मैसेज प्रिंट करके आया हेलो साइबर ऑप्शन अकेडमी। अगर हम प्रोग्राम में कुछ चेंज कर देते हैं तो जैसे कि अगेन हेलो साइबर ऑप्शन अकेडमी अगेन, तो इसको कंट्रोल सेव करेंगे। अब क्या है कि अगर हम डॉट यहाँ पे फिर से अगर लिखते हैं डॉट बैकस्लैश ए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो चेंज हम प्रोग्राम में किए हुए हैं वो मैसेज प्रिंट नहीं करेगा। ओके, ये चूंकि पुराना एग्जीक्यूटिव फाइल है ए, तो अब क्या है कि हमको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। मतलब कि जब जब हम फाइल लिखेंगे और फाइल क्रिएट करेंगे तो हर एक टाइम हमको जो है कंपाइल करना पड़ेगा सेव करने के बाद, क्योंकि प्रोग्राम में अब नया चेंज किए हैं तो क्या होगा कि नया एरर भी आ सकता है। तो अब फिर से हम लोग कंपाइल करेंगे जो होल प्रोसेस है, जैसे कि जीसीसी आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी है, टैब दे दीजिए। ओके, और फिर से जो एग्जीक्यूटिव फाइल है उसके लिए ओ, और फाइल का नेम जैसे कि ए लिख देते हैं हम, यहाँ पे A2 देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पे फर्स्ट टैब दे दीजिए। अब क्या है कि यहाँ पे लिख देंगे डॉट बैकस्लैश A2। अब आ गया हेलो साइबर ऑप्शन अकेडमी अगेन। तो जब जब आप प्रोग्राम को एडिट कीजिएगा या कुछ नया प्रोग्राम लिखिएगा उसके बाद हमको पहले सेव करना पड़ता है, और हर बार सेव करने के बाद हम लोग कंपाइल करेंगे फिर ही उसको रन करवाएंगे। ठीक है, और अगर ये तो हो गया कमांड लाइन से। अगर हमको डायरेक्ट करना है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे और यहाँ से सेव करने के बाद डायरेक्ट रन करवा लेंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो भी सेम मैसेज आएगा हेलो साइबर ऑप्शन अकेडमी अगेन। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जीसीसी फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी माइनस ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम। सो यहाँ पे वो चीज हमें लिखने का जो है आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, वो चीज खुद ब खुद ले ले रहा है। तो इसीलिए जो है रन बटन इनेबल करने पर डायरेक्ट प्रोग्राम हो जा रहा है, बट कमांड लाइन में अगर हम देखें तो उतना प्रोसेस करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब समझ लीजिए प्रोग्राम कैसे रन करेंगे। तो ये जो फर्स्ट प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था, अब इसमें क्या है कि फर्स्ट लाइन को समझते हैं। तो सो बेसिकली जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है इसको देखते हैं। इसमें एक मैसेज लिखा हुआ है दिस इज योर फर्स्ट सी प्रोग्राम। ओके, और हम लोग देखें कि ये वाला जो मैसेज है आउटपुट स्क्रीन में कहीं पे नहीं आया, और इसमें अगर कुछ भी लिखते हैं तो कंपाइलर उसको नहीं समझ पा रहा है। तो जो भी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से स्लैश स्टार और स्टार स्लैश पे खत्म हो जा रहा है, उस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग कमेंट्स बोलते हैं। तो चलिए अपने यहाँ पे ओके, सो जो हमारा ये स्टेटमेंट है इसको हम कमेंट बोलेंगे। और कमेंट जो बेसिकली दो तरीके से होता है, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट और एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। और कमेंट्स को जो कंपाइलर है वो इग्नोर कर देता है। तो अगर कोई कमेंट्स लिखा हुआ है सी प्रोग्राम के बीच में तो कंपाइलर उसको जनरली इग्नोर कर देता है। अगर उस कमेंट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो कंपाइलर को उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो तरीका लिखने का, कमेंट लिखने का, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे ये अगर ऐसा होता, सपोज ये तो सिंगल लाइन में लिखा हुआ है, अगर ये ऐसे होता मल्टीपल लाइंस में होता, लाइक h_h से पहले जैसे कि यहाँ पे होता एक लाइन और एक लाइन सपोज करके हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे होता, तो यह बेसिकली मल्टी लाइन के लिए यूज होता है। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि एक ही स्लैश स्टार जो है पेयर वाला उसको यूज करके हम लोग समझ सकेंगे कि किस तरह से ये चीज होगा। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि 3 लाइन का बेसिकली हम यूज कर रहे हैं,
और हर लाइन में हमको क्या है कि लिखने का जरूरत नहीं है स्लैश स्टार। सो जहाँ पे हम स्टेटमेंट्स जो भी मैसेज लिखना स्टार्ट करते हैं, जो कमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले बस लिखना है स्लैश स्टार, और जहाँ पे एंड होगा बस उस टाइम में लिखना है स्टार स्लैश। ओके, सो यह जो बेसिकली है अब स्लैश स्टार, तो अब ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स। और इसको अगर हम सेव करके रन करवाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हेलो साइबर ओशन एकेडमी अगेन, जो मैसेज था वो ही प्रिंट होके आ गया। अब कमेंट्स जो है ये हो गया मल्टी लाइन। अब आता है एक सिंगल लाइन कमेंट्स। वो क्या होता है? तो सिंगल लाइन कमेंट्स हर पार्टिकुलर लाइन के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे हम अगर डबल स्लैश देते हैं तो जहाँ जहाँ डबल स्लैश दे रहे हैं वो ग्रीन हो जा रहा है, इसका मतलब कि वो कमेंट में हो जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम डबल स्लैश देते हैं तो ये कमेंट हो गया। अब तो ये डबल स्लैश, तो बेसिकली जो डबल स्लैश है उसका यूज करते हैं हम लोग सिंगल लाइन कमेंट के लिए, और स्लैश स्टार फिर बीच में कोई मैसेज लिखते हैं वो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। और ये जो कमेंट्स है कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। और इसका यूज किस लिए हो रहा है? तो हमको तो प्रोग्राम में कुछ यूज पढ़ नहीं रहा है कमेंट्स का, तो हम लोग कमेंट्स का यूज इस हिसाब से क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली क्या होता है ना कि कोड की रीडेबिलिटी को हम लोग बढ़ाते हैं कमेंट्स का यूज करके। जैसे कि यहाँ पे हम लोग मैसेज दिए दिस इज योर फर्स्ट सी प्रोग्राम, इसको तो ये मैसेज कंपाइलर के लिए नहीं है, ये क्या है ना यूजर के लिए, प्रोग्रामर के लिए है, कि प्रोग्रामर को समझ में आएगा कि ओ दिस इज योर फर्स्ट सी प्रोग्राम। जैसे कि कोई प्रोग्रामर एक कोड लिखा और वो किसी अपने फ्रेंड को ये प्रोग्राम दे देता है, तो वहां पे क्या है कि उसको एक मैसेज आएगा कि दिस इज योर फर्स्ट सी प्रोग्राम। ओके, वैसे ही ये तो छोटा प्रोग्राम है। जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें क्या है ना बहुत सारा फंक्शंस होता है, और हम लोग आगे समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब क्या है कि फंक्शन हुआ, वेरिएबल हुआ, तो अब प्रोग्राम काफी बड़ा हो जाता है। और उसमें क्या है कि उस टाइप के प्रोग्राम में हमको समझाना पड़ता है कि इस प्रोग्राम में ये चीज हम ऐसे कर रहे हैं, कोई लॉजिक लगाएं तो उसको समझाने के लिए एक मैसेज लिखना होता है कि हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये एल्गोरिथम लगा रहे हैं। तो ये सब चीज जो है एज अ मैसेज हमको शो करना पड़ता है, ताकि अगला जो प्रोग्रामर है उसको कोड समझ में आ जाए आसानी से। ओके, सो इसीलिए बेसिकली हम लोग कमेंट्स का यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हमको कोई सी प्रोग्राम लिखना है तो जरूरी नहीं है कि हम कमेंट्स लिखें, सो इसका कोई यूज ऐसा नहीं होता है, बस कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हैच इंक्लूड studio.h। सो हैच इंक्लूड studio.h, इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारा? हैच इंक्लूड studio.h। अब ये जो है हैच इंक्लूड, सो सी लैंग्वेज में जो है कोई भी स्टेटमेंट अगर हैच से स्टार्ट होता है ना, तो उस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड्स। ओके, सो हैच डिफाइन, हैच इंक्लूड, सो ये सब जो है एक प्री प्रोसेसर कमांड है। ओके, और यहाँ पे जो studio.h है, सो .h यहाँ पे एक फाइल एक्सटेंशन। ओके, सो यहाँ पे ये हेडर फाइल को बता रहा है। सो यहाँ पे जो फाइल है वो हेडर फाइल है, .h एक्सटेंशन फॉर हेडर फाइल। सो studio.h से एक हेडर फाइल समझ में आ रहा है। अब समझते हैं कि हेडर फाइल क्या होता है और हम इसको क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ फंक्शंस जो है इनपुट आउटपुट फंक्शंस, वो पहले से डिफाइन होते हैं इस टाइप के लाइब्रेरी में। सो फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए कि कोई गैरेज है। ओके, सो गैरेज में जो मोटर बाइक को सही करेगा, ओके, सो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ लीजिए गैरेज एक फंक्शन है, तो हम अपना जो मोटर बाइक है उसको ले गए और उसके बाद उसको रिपेयर करके जो वर्कर है वहाँ का गैरेज का वो दे देता है। तो गैरेज यहाँ पे एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है कि हम इनपुट डालें जो हमारे मोटर बाइक में जो भी प्रॉब्लम था, और उसके बाद उसको वो इम्प्रूव करके दे रहा है एज एन आउटपुट। सो ऐसे ही समझिए कि फंक्शन जो है बेसिकली एक तरह का सिस्टम है, और उसमें क्या होगा कि कुछ इनपुट हम लोग डालेंगे और उसके बाद उसके हिसाब से वर्क करके उसके हिसाब से वो आउटपुट दे देगा। ओके, तो उसी हिसाब से जो बहुत सारे फंक्शंस जो है, जैसे कि इनपुट आउटपुट फंक्शन है, जो हमारा printf scanf वो एक इनपुट आउटपुट फंक्शन है। printf scanf क्या है हम लोग बताते हैं बाद में। तो उस टाइप के जो फंक्शंस है और भी बहुत सारे फंक्शंस है वो हेडर फाइल में पहले से डिफाइन होते हैं। तो हमको क्या करना होता है कि बस उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। अब जैसे कि
यहाँ पे एक हेडर फाइल लिखा हुआ है std.h। वैसे बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं, जैसे मैथ के लिए एक हेडर फाइल है math.h और string.h, so stdlib.h। सो ये हेडर फाइल्स है बेसिकली। ओके, सो किसी भी सी प्रोग्राम में हमको सबसे पहले हेडर फाइल लिखना होता है, तो हम उसको लिखते हैं hatch include std.h। और hatch जो है प्री प्रोसेसर कमांड डायरेक्टिव है। सो hatch क्या करता है, एक तरह से हम बता देता है कंपाइलर को जो हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब क्या करता है, hatch include में जो hatch है वो जो भी हेडर फाइल्स में जो भी फाइल है उसको इंक्लूड कर लेता है। ओके, सो उस लाइब्रेरी में जो भी चीज है प्रोग्राम है उसको इंक्लूड कर लेता है हमारे सी प्रोग्राम में। सो हमारे सी प्रोग्राम में अगर उस फंक्शन का यूज होगा तो वो hatch स्टेटमेंट जो है उसको यूज कर लेगा, मतलब ऐड कर लेगा एक तरह से, और उसके बाद हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे तो हम उसका यूज कर पाए आसानी से। सो बेसिकली ये जो है hatch include std.h इस तरह से होता है। अब बहुत सारे हेडर फाइल्स हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, जैसे hatch include std.h, और नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं hatch include math.h। सो इस हिसाब से हम लोग हेडर फाइल्स लिखते हैं। ओके, और hatch include std.h लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कमेंट्स लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेंट्स नहीं भी लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम काम करेगा, बट अगर हमको प्रोग्राम को रन करवाना है तो हमको hatch include std.h लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है लाइन। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में क्या है वो देखते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है int main। सो int main क्या है, तो int main यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे int main, सो int main एक तरह का फंक्शन है यहाँ पे, जो कि एक तरह से समझो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देता है, कि जो भी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं वो अब स्टार्ट हो गया है, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। और जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, अभी के लिए बस इतना समझो कि कुछ भी अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो मेन फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे hatch include std.h, और उसके बाद लिखेंगे मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन का जो लिखने का तरीका, जैसे कि int main और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लिख रहे हैं, तो वैसे चार तरीके से हम लोग लिखते हैं, int main, void main, int। ओके, सो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितना तरीके से हम लोग लिखते हैं डिटेल में। तो बस अभी के लिए बस समझो कि एक तरीका ऐसे लिखना है, int main और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे। सो फर्स्ट लाइन में इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे hatch include std.h, देन आफ्टर हम लोग मेन फंक्शन को लिखेंगे। सो मेन फंक्शन बताता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बिगिंस, स्टार्ट हो गया है। अब क्या है कि मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे आ गया एक ब्लॉक आ रहा है, जो कि जिसमें मिडिल ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। ओके, जो कि 6 नंबर लाइन में है और 9 नंबर पे खत्म हो जा रहा है। सो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्कोप जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्कोप बेसिकली एक तरह का एरिया होता है कि यहाँ से कोई चीज स्टार्ट हुआ और वहां पे जाके खत्म हो गया, मतलब उसका लाइफ वहीं तक है। जब हम लोग वेरिएबल पढ़ेंगे तब ये चीज अच्छे से समझ में आएगा कि स्कोप ऑफ ए वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है कि मेन फंक्शन के अंदर, तो कोई भी प्रोग्राम बिगिंस मतलब स्टार्ट हो गया है तो मेन फंक्शन के अंदर ही होगा। अगर यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट अगर मान लो कि मेन फंक्शन के बाहर लिखेंगे तो वो एक एरर दे देगा। ओके, सो इसीलिए मेन फंक्शन वाला जो पार्ट है, जो स्कोप है, तो वो स्टार्ट होगा यहाँ से मिडिल ब्रैकेट का यूज करके और यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। तो जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, तो बेसिकली ये सब तो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लेकिन जो प्रोग्राम मेनली हम लोग लिखे हैं, जो मैसेज प्रिंट करवा रहा है हेलो साइबर ओशन एकेडमी अगेन, वो तो मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। सो यहाँ के लिए बस इतना समझो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ मेन फंक्शन और यहाँ जाके मेन फंक्शन खत्म हो गया। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है printf। ये क्या है, तो एक फंक्शन हो गया मेन, और printf भी एक तरह का फंक्शन है। ठीक है, अब कैसा फंक्शन है ये समझते हैं। तो printf के लिए क्या है कि जैसे कि मेन फंक्शन हुआ वैसे printf भी एक फंक्शन है, और printf एक आउटपुट फंक्शन है, स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन। वो क्या करता है कि डेटा को प्रिंट कर देता है। तो जो कि ये फंक्शन जो डिफाइन है कहाँ पे ना, std.h, जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन है, वहां पे printf पहले से डिफाइन है। ओके, सो ये एक आउटपुट फंक्शन है। अब यहाँ पे देखो कि printf क्या करता है, सो आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज को प्रिंट कर देता है। कैसे, तो अगर printf फंक्शन के अंदर डबल कोटेशन, ये हो गया हमारा डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर जैसा भी हम लोग लिखेंगे वो वैसा एज इट प्रिंट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ABCD, ओके, समथिंग ABCDEF,
ओके, सो इसको हम सेव करते हैं और उसके बाद मतलब इसको रन करवाते हैं, तो जैसा मैसेज डबल कोटेशन के अंदर लिखा है वैसा ही मैसेज यहाँ पे ABCDF प्रिंट कर देगा। तो प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है कि डबल कोटेशन के अंदर जैसा तुम लिखोगे वैसा वो प्रिंट कर देगा। ओके, सो यह एक आउटपुट फंक्शन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है रिटर्न 0। अब इसका क्या मतलब है रिटर्न 0? ओके, सो रिटर्न 0 क्या है इसको समझते हैं, और उसके बाद जो है मिडिल ब्रैकेट आ गया, मतलब मेन फंक्शन खत्म हो गया, हमारा प्रोग्राम का एंड हो गया। सो रिटर्न 0 बेसिकली जो है रिटर्न 0 ये बतलाता है तुमको कि अब जो मेन फंक्शन है ना वो टर्मिनेट्स हो गया, लाइक मेन फंक्शन का जो काम हो रहा था वो खत्म हो गया और यह वैल्यू रिटर्न कर रहा है 0। ओके, रिटर्न 0 का मतलब है कि सक्सेसफुली जो है मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है, वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया, ऐसा समझ। ओके, सो मेन फंक्शन में हमको रिटर्न 0 लिखने का जो है लिखना पड़ता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब इस चीज को जो है डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि यहाँ पे रिटर्न 0 1 क्यों नहीं लिखना है, 2 क्यों नहीं लिखना है। ओके, तो रिटर्न 0 का बेसिकली क्या मीनिंग है वो जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से इस चीज को समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में यही देख रहे हैं ना कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, हमको क्या क्या लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में जैसे तुम अभी क्या है पहला प्रोग्राम लिख सकते हो, जैसे हैच इंक्लूड डॉट एच लिख लिए, फिर तुम मेन फंक्शन लिख लिए। अब क्या है printf फंक्शन यूज कर सकते हो, डायरेक्ट लिख लो printf और डबल कोटेशन के अंदर जो है जो भी मैसेज हो वो प्रिंट करवा के तुम विजुअल स्टूडियो टेक्स्ट एडिटर में देख सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज तुमने देखा कि यहाँ पे क्या है कि सेमी कॉलन है, ये क्या है। सो जो भी स्टेटमेंट्स होता है इस हिसाब से तो उसके बाद हमको सेमी कॉलन लिखना पड़ता है। ओके, तो ये अगर हम नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम में एक कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, ठीक है। और एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स ये क्या होते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही कि हम लोग इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझ लिए कि इस प्रोग्राम में क्या क्या है और जो आपका पहला सी प्रोग्राम है वो क्या होता है और उसको तुम कैसे रन करवाओगे। तो ये चीज तुम अच्छे से समझ गए, ठीक है। मेन फंक्शन कैसे लिखना है और printf के अंदर जो भी मैसेज हम देंगे वो वैसा ही प्रिंट कर देगा। और यही लेक्चर का आज हम एंड करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग टोकन्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स ये सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस हम लोग और ज़्यादा थियोरेटिकली नहीं बना रहे हैं पूरा कोर्स को, क्योंकि हैंड ऑन रहेगा सी प्रोग्रामिंग तो सीखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर सिर्फ थ्योरी का बात करें, अगर प्रोग्राम नहीं करवाते हैं, रन नहीं करवाएंगे प्रोग्राम, तो इससे क्या होगा कि कोर्स पूरा बोरिंग हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि प्रोग्राम प्रैक्टिस करते हुए सीखें। ओके, और जो डिटेल्स में जैसे कि मेमोरी क्या होता है, उसमें कैसे काम कर रहा है कोई चीज, डेटा कैसे काम कर रहा है इंटरनली, वो चीज समझेंगे धीरे धीरे। ओके, साथ साथ प्रोग्राम लिखना भी जो है आप स्टार्ट कर दो कि हैच इंक्लूड डॉट एच। अब इसके बाद जो इंट क्या है, मेन क्या है, इंक्लूड क्या है, या जो printf है इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा। कहने का मतलब जो स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है ABCD हेलो साइबर सेंटर ये और उसमें क्या अंतर है, तो ये चीज भी हम लोग देखेंगे। ओके, सो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो